अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज जो बेसिकली टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। सही है। ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या है? तो ट्रांसलेटरी मोशन की जब भी हम बात करते हैं, सो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी। ठीक है। इफ द एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बोथ रिमेन्स ऑलवेज पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन को आप सिंपल समझें कि ये हमारे पास है लीनियर मोशन। ठीक है। एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो अगर एक ऑब्जर्वर है, ये इसको किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसकी जो मोशन है वो कैसी है? पैरेलल है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये कहलाता है लीनियर मोशन। सही है। तो लीनियर मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन आर सेम। तो अगर एक बॉडी है वो वन डायमेंशन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है। नाउ रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी रोटेटरी। ठीक है। इफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। ठीक है। किसी बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली सर्कल में मूव करें, सच दैट द सेंटर ऑफ ऑल दी सर्कल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है। जब बॉडी मूव करेगी सर्कल में, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर ये डायमीटर है इसका, ये बन जाएगा हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। ठीक है। स्ट्रेट लाइन से हम इसको शो करेंगे, राइट। तो कोई बॉडी बेसिकली जो कि सर्कल में मूव करे, ये कहलाएगी रोटेटरी मोशन। ओके। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है ऑर्बिटल मोशन। Such rotatory motion in which the axis of rotation does not pass through the body is called orbital motion। सही है। एक ऐसा रोटेटरी मोशन जिसमें से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास नहीं होता बॉडी से, तो ये कहलाएगा ऑर्बिटल मोशन। एग्जाम्पल हमारे पास है इसके अंदर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर रोटेटरी मोशन। ठीक है। ओके। स्पिन मोशन की बात करते हैं हम लोग। तो स्पिन मोशन क्या होता है? सच रोटेटरी मोशन इन विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड स्पिन मोशन। ठीक है। स्पिन मोशन क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ वो रोटेट भी करती है और स्पिन भी करती है, मतलब वो अपने एक्सिस में भी घूमती है। सही है ना। तो स्पिन की मीनिंग होती है, स्पिन की मीनिंग होती है कि वो अपने एक्सिस में भी रोटेट कर रही है, राइट। जैसे हम इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो स्पिन भी कर रहा होता है और बेसिकली हमारे पास वो ऑर्बिटल मोशन ही परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से ये बन जाती है स्पिन मोशन। ओके। टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या है? बेसिकली टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है। सो लाइक फोर्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क बेसिकली क्या है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है, फोर्स का एनालॉग है। टॉर्क बेसिकली किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाता है। सही है। टॉर्क किसी भी बॉडी को सर्कल में आप कह लेंगे टॉर्क किसी भी बॉडी को रोटेट करवाता है। ठीक है। रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सही है। हमारे पास यहाँ पर मोमेंट आर्म है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये फोर्स एंड मोमेंट आर्म का है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर क्रॉस एफ, राइट। तो बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर है। ठीक है। इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग फोर्स एंड फोर्स आर्म। सही है। मोमेंट आर्म को फोर्स आर्म भी कहते हैं। टॉर्क जो है बेसिकली वो प्लेन के नॉर्मल होता है, यानी कि प्लेन से 90 डिग्री पर होता है। सपोज डैट कि ये हमारे पास एक सी सॉ है। ठीक है। हमने इसके सेंटर को फिलक्रम से बेसिकली इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब अगर हम बॉडी को यहाँ से फोर्स लगाएं, सही है, सो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बनेगा मोमेंट आर्म, इसको हम लोग लिखते हैं आर से। सही है। और ये फोर्स है। तो जाहिर बात है ये बॉडी रोटेट कर जाएगी इस डायरेक्शन में।
सही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टॉर्क बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। और ये टॉर्क है बेसिकली ये नॉर्मल होता है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, तो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क क्या है, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स है, तो मोमेंट आर्म की यूनिट बनती है मीटर और फोर्स की यूनिट बनती है न्यूटन, तो ये आ जाता है न्यूटन मीटर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने देखना है, राइट। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से आप जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास जिस फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, एक व्हील है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, सही है, वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो अब इसमें टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। हमने कैसे बताया, हमने इस तरह से बताया कि अगर आपके पास आपके पाम को देखें और उसमें हमारे पास 5 फिंगर हैं, तो अगर हम चारों फिंगर को कर्ल करें, रोटेट करवाएं और थंब हमारा अपवर्ड हो, जब थंब हमारा अपवर्ड होगा तो रोटेशन किस तरह से होगी, रोटेशन हमारे पास होगी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये हम बताते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। द रोटेशन प्रोड्यूस बाय अ टॉर्क ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स आर टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव हम मानकर चलते हैं, जबकि क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव मानकर चलते हैं, राइट। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगी, और जब भी हम लोग क्लॉकवाइज टॉर्क की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों की अपोजिट है, अब जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज की डायरेक्शन ये वाली होती है, तो इसको हम नेगेटिव लिखते हैं और इस वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वेंशन है, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई टॉर्क किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स ऑन विच, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है, सही। सो नंबर 1 हमारे पास है द फोर्स, ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। और याद रखी जाए ये बात कि अभी हमने देखा है कि टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क हमारे पास है आर क्रॉस, ठीक है, एफ। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को लिखूंगा तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा आर एफ साइन थीटा, सही है। क्रॉस को हम रिप्लेस करते हैं साइन थीटा से। अब आप देख सकते हैं कि टॉर्क हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ठीक है। टॉर्क हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट आर्म के, एंड टॉर्क हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ठीक है। इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर 1 फैक्टर क्या है, फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा टॉर्क होगी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। नंबर 2 हमारे पास है द मोमेंट आर्म। अगर आप मोमेंट आर्म को इंक्रीज करते जाएंगे तो टॉर्क की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म, सही है। तो एंगल पर भी डिपेंड करेगा, एंगल की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल 90 होता है। तो अगर हम लोग एंगल को डिसाइड कर लें, टॉर्क जो है वो मिनिमम कब होता है, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास मिनिमम उस वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री हो, और टॉर्क मैक्सिमम उस वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, सही है। क्योंकि यहाँ पर साइन है, अगर आप साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो सब कुछ यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मिनिमम। और अगर आप साइन थीटा थीटा की जगह पर 90 पुट करेंगे तो साइन 90 आपके पास 1 के बराबर है, सही है, जो कि 1 के बराबर है, तो आपको मिल जाएगा आर एफ। इसको पढ़ते हैं मैक्सिमम टॉर्क, सही है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट
अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। सही है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये है कि भाई तमाम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप सम कर लें, वो बराबर आएगा तमाम क्लॉकवाइज मूवमेंट के सम के। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर है क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब आगे हमारे पास है कपल। कपल क्या है बेसिकली, तो हमारे पास कपल व्हेन टू इक्वल एंटी पैरेलल नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है, नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। जब दो इक्वल फोर्सेस लेकिन वो एंटी पैरेलल हो, तो लेट्स से कि ये हमारे पास एक सीसॉ है। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया F1, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया आपने F2। बट कीप इन माइंड कि ये दोनों फोर्सेस हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल है, लेकिन ये इनके जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसी है। ये हमें याद रखना है। अमाउंट इन दोनों फोर्स की एक जैसी है, डायरेक्शन अपोजिट है, और बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। सही है। तो जब बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। तो कपल की डेफिनेशन में तीन बातें: सेम मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, और बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट पर लाई करते हो, लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट हो, तो ये कपल कहलाता है। सही है, या आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है हमारे पास, द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड देयर। सेंटर ऑफ मास हमारे पास बेसिकली किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट होता है। सही है। जैसे अगर मैं एक ग्राउंड की बात करूँ, तो ग्राउंड में हमारे पास क्या है, पिच। सही है। और बाउंड्री और पूरी जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है वो पूरी खाली होती है। उसमें जो है वो बहुत ही कम प्लेयर्स होते हैं। जो मैक्सिमम प्लेयर्स प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वो पिच पे होते हैं या पिच के आसपास होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड का सारा मास है वो कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, उसके सेंटर पर, पिच पर, क्योंकि पिच पे ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस में क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो मैस है वो कंसंट्रेट कहाँ होता है, सारा का सारा उस बॉडी के सेंटर में। सही है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ऑल द अप्लाइड फोर्सेस आर एक्टिंग एट दैट पॉइंट, तमाम अप्लाइड फोर्सेस उसी पॉइंट पर एक्ट करती हैं। सेंटर ऑफ मास इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली किसी भी बॉडी का, वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उस बॉडी का, राइट। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारे पास क्या है, अब वो एक पॉइंट है जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट होता है। तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास में भी यही था, लेकिन यहाँ पर हम मास की बात कर रहे थे, राइट, और यहाँ पर हम वेट की बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पर उस बॉडी का होल वेट एक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस पॉइंट को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज इन साइड द बॉडी बट सेंटर ऑफ मास मे लाई आउटसाइड द बॉडी। जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक बॉक्स है, तो हम बॉक्स के वेट को सेंटर से डाउनवर्ड दिखाते हैं ना। वजह क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है सेंटर में, COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है सेंटर में, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनसाइड द बॉडी होती है, राइट, ये इनसाइड द बॉडी है। बट सेंटर ऑफ मास जो है वो मे लाई आउटसाइड द बॉडी, हो सकता है कि वो बॉडी के आउटसाइड हो। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट coincides with its center of mass if the mass is completely यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट किसी भी बॉडी का कॉन्साइड कर सकता है, यानी कि अगर हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है और ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है, तो अगर हम इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो मे बी पॉसिबल जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास भी हो। सही है। ये कब होता है, जब हमारे पास, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो एंड वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हो, राइट। तो ऐसा उस वक्त होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल सेंटर ऑफ मास। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का तब्दील हो रहा होता है वक्त के साथ साथ।
हमेशा, लेकिन वेट जो है वो हमेशा सेंटर में ही होता है। तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि जब वेट और सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पर होंगे, कभी ना कभी तो ऐसा होगा। तो इसको हम कहते हैं कॉन्साइड्स, राइट। हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम को पहले हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, सही है। तो इक्विलिब्रियम के हमारे पास टाइप्स, इसके हमारे पास दो टाइप, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, सही है। बॉडी यानी कि अगर रुकी हुई है और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस रेस्ट में, तमाम लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो है, उसकी एडिशन, तो हम कहेंगे बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में, सही है। इसको आगे हम देखेंगे मजीद। स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, हालत, तो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, राइट। एंड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, तो कंडीशन हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। ये तो हमने क्लासीफाई कर लिया है, सही है, टाइप्स के अंदर, स्टेट्स में, कंडीशन में। इक्विलिब्रियम की हम पहले देखते हैं डेफिनेशन, सही है। तो इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर हमारे पास बॉडी जो है वो रेस्ट में है, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम कहेंगे वो बॉडी बेसिकली इक्विलिब्रियम की हालत में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली डील करती है उन बॉडीज़ को जो बॉडीज रेस्ट में होती हैं, राइट। डायनामिक इक्विलिब्रियम डील्स विद बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम डील करती है बेसिकली उन बॉडीज़ को जो बॉडी मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, राइट। अब हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम के तीन स्टेट्स होती हैं, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। नंबर वन है ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेसिकली बिलो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इन अनस्टेबल, या आप कह लें इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अबव होता है, तो लिहाजा बॉडी इसीलिए अनस्टेबल होती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी लाइज एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक बॉल है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही है, भले से इसको आप रोटेट करवाएं, न्यू पोजीशन में ले आएँ रोटेट करवा के, लेकिन फिर भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, सेंटर में होगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट नहीं होता है, राइट। तभी हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके, कंडीशन देखते हैं। सो कंडीशन में हमारे पास क्या है कि देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। हमारे पास दो कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम की। एक को पढ़ते हैं हम ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, और इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, सही है। व्हेन द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन, सही है। ट्रांसलेटरी मोशन से मुराद है लीनियर मोशन, एंड सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो, और उस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है बेसिकली हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। इधर अगर हम एक्स के ऊपर उस फोर्स को देखें या फिर हम उस फोर्स को वाई पर देखें, राइट। वो जो फोर्स है वो हमें हमें उसका सम जो है बेसिकली वो ज़ीरो मिलेगा, राइट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, जब बॉडी मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ में, द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट आई टॉर्क ज़ीरो, सही है। तो एक बॉडी पर एक्ट होने वाली तमाम टॉर्क उनका अगर आप सम करेंगे तो ये कहलाएगा सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो याद रखी जाए ये बात कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक टॉर्क से होता है और ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक जो है वो फोर्स से होता है, ठीक है। और दोनों में हम बेसिकली सम करते हैं, ठीक है, समीशन ऑफ फोर्स एंड समीशन ऑफ टॉर्क, राइट। अब आते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की जानिब, सही है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, जैसे हमें पता है कि एक बॉडी है फॉर एग्जांपल,
और वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, राइट। तो इस बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन बेसिकली डिस्क्राइब करती है एंगुलर मोमेंटम, राइट। हमें पता है कि भाई ये है आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और ये हमारे पास है बॉडी की लीनियर मोमेंटम, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस मोमेंटम की बात करें तो अ बॉडी हैविंग ट्रांसलेटरी मोशन पजेसेस लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम। कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लीनियर है, ठीक है, और उस बॉडी के पास जो मोमेंटम है वो लीनियर है, सही है। ये यहाँ पे हमने देखा। अब कहते हैं कि इन द सेम वे अ बॉडी हैविंग रोटेटरी मोशन, एक बॉडी जो कि रोटेट कर रही है, possesses एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। ज़ाहिर सी बात है ऐसे ही होगा, जैसे कि हमने शुरू में बताया आपको। तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में फासला कवर कर रही है, तो उसके पास है वेलोसिटी लीनियर, ठीक है, और मोमेंटम भी कौन सी है, लीनियर। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसके पास जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी एंगुलर, जिसको ओमेगा से आमतौर पर लिखा जाता है, और जो इसका मोमेंटम बनेगा ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम, राइट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज द प्रोडक्ट की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई ऑफ द रेडियस वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम पी, सही है। तो बेसिकली ये होता है आर क्रॉस पी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एल से शो करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम को, और ये हो जाएगा आर क्रॉस पी, रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम के साथ, तो ये आपको क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम देगा, राइट। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, द प्रोडक्ट ऑफ, ये बता दिया मैंने आपको, एल इज इक्वल्स आर पी साइन थीटा, ठीक है। ये कैसे, तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस को रिप्लेस करते हैं साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है आर पी साइन थीटा। अब पी क्या होता है, पी हमारे पास होता है एम वी के बराबर, ये तो पता है हमें, और पी क्या है, पी हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आर पी की जगह एम वी, और ये आ गया साइन थीटा। तो सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स एम वी आर साइन थीटा, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट आप देख रहे हैं, राइट। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ये होती है। अभी कैसे आई डायमेंशन, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस की यूनिट क्या होती है, केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस किस में होता है, मीटर में। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लें तो डायमेंशन ऑफ मैस केजी को लिखा जाता है कैपिटल एम से, और मीटर को एल फॉर पावर था स्क्वायर, और सेकेंड को लिखते हैं टी से। तो आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सिंपल एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, जो कि यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा हुआ है। बस फर्क इतना है कि एल स्क्वायर यहाँ पहले लिख दिया इन्होंने, सही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, दोनों ठीक है। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल डैश सेकेंड। बेसिकली हमारे पास जो यूनिट बनती है एंगुलर मोमेंटम की वो क्या बनती है, जूल डैश सेकेंड बनती है, ठीक है। ये आपने डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब फिर से वही बात है, कंजर्वेशन कहाँ से आई है, कंजर्व से आई है, और कंजर्व की मीनिंग क्या होती है, कांस्टेंट, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन कुछ कंडीशन होगी इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहती है, इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, नेट टॉर्क पार्टिकल पर जीरो अगर है, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व, तो उस पार्टिकल की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, यह आपने याद रखना है, सही है।
टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। हमारे पास जो बेसिकली टॉर्क है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, सही है। तो अब ये वाली कंडीशन यहाँ रखते हैं, अब चेक करना है कि भाई हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है या नहीं। तो सिंपल है, ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो टॉर्क हमारे पास जीरो, ये कंडीशन है, इज इक्वल्स डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, ज़ीरो। डेल्टा एल ज़ीरो से क्या मुराद है, डेल्टा एल की मीनिंग है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो कि ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली वो कांस्टेंट है, राइट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं, सही है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये हमारे पास है बेसिकली आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, राइट। तो अगर हम प्रोडक्ट ले लें मास का, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली, तो ये बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला m इंटू आर स्क्वायर है। इन रोटेशनल मोशन द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर प्लेज द सेम रोल एज द इनर्शियल मास इन रेक्टिलिनियर मोशन। एम आर स्क्वायर जो है रोटेशनल मोशन में वो बिल्कुल वही काम करता है जो कि इनर्शियल मास काम करता है रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। अब वो कैसे, तो बेसिकली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है, सही है, कोई बॉडी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉडी है, वो रोटेट कर रही है और वो आगे भी जा रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हमें ये बताता है कि कितनी रेजिस्टेंस हमें ऑफर होगी, सही है, राइट। जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है तो बेसिकली उसको मूव करवाना भी हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। जैसे किसी बॉडी की मास कम होती है रेक्टिलिनियर मोशन में या लीनियर मोशन में, तो उसको मूव करवाना हमारे लिए आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एक वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत हैवी मास रखता हो, लाइक ट्रक, सही है। तो इसीलिए यहाँ पर रोटेशनल मोशन को ये थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन के साथ। The same particle may have different moment of inertia, सही है, depends on the orientation of the axis। सेम पार्टिकल पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस के ऊपर, ठीक है ना, कि एक्सेस की ओरिएंटेशन कैसी है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो बेसिकली ये हमारे पास रिलेशन है, सही है। अभी रिलेशन कैसे आ गई, सही है ना, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो L हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा एम वी आर, सही है, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा को 90 मान के चलें, यानी कि मैक्सिमम, और थीटा बेसिकली होता ही यहाँ पर 90 है, क्योंकि R और P के दरमियान जो है एंगल हमेशा 90 होता है, बिकॉज परपेंडिकुलर होता है, सही है। सो अगर हमारे पास ये आ गया R, ठीक है, ये हमारे पास आ गया P, ठीक है, ये हमारे पास है R, ठीक है। तो ये जो R है हमारे पास, ये हो जाएगा 90 डिग्री, सही। तो साइन 90 बेसिकली 1 के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एम, V बराबर होता है R ओमेगा के, राइट, V इज इक्वल्स R ओमेगा, और ये हो जाएगा R इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा साइन 91 के बराबर, तो ये हो जाएगा आम एम आर स्क्वायर ओमेगा, सही है। ये हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला है।
और हमें पता है कि एम आर स्क्वायर क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये हो जाएगा एल, एम आर स्क्वायर की जगह पर आई लिख दें और ये हो जाएगा ओमेगा। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही। सो वी हैव टू कंडीशन और टू फॉर्म्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पर बनाया है। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बेसिकली हमारे पास क्या होता है, आई एल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं कि टॉर्क बराबर है, आई को ओपन कर देंगे एम इंटू आर स्क्वायर में, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशंस वगैरह को हमने देखा है। सही। सो हेयर हमने यहाँ पर बेसिकली कवर किया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन देखा हमने, ट्रांसलेटरी, स्पेन, ऑर्बिटल, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो आगे आ गए और फिर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करी, जैसे कि इक्विलिब्रियम देखा, टाइप्स, स्टेट, कंडीशंस वगैरह देखी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा हमने, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट देखा। अब इन तमाम चीज़ों को हम आगे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और एमसीक्यूज़ में इसको हम देखते हैं किस तरह से एमसीक्यूज़ हमसे पूछते हैं टेस्ट में। क्वेश्चन हमारे पास है एक यहाँ पे, कहते हैं द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। हमें पता है कि एल बराबर होता है एम वी आर, सही है, साइन थीटा के। साइन थीटा को छोड़ दें आप, ये थीटा की यूनिट होती नहीं है, सही है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और आर हमारे पास है मीटर, ठीक है। तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, राइट। अब हम ये जा रहे हैं कि यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, तो जूल बेसिकली किसकी होती है, नेटवर्क की होती है ना। तो अगर इसको हम देखें तो ये एफ डी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम ए इंटू डी के बराबर, के जी मैस यूनिट के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, सही है। सो अगर हम यहाँ पे इस मीटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको हमने ऐसे लिखा है, चलें काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ अगर हमें मिल जाए तो ये जूल के बराबर है ना। तो ये पूरी चीज़ तो मिल रही है, बट यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, सही है, और ये आ जाएगा सेकंड। तो सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेकंड ओवर सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो ये बनेगा के जी मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकंड। तो ये पूरी चीज़ हमारे पास जूल के बराबर है ना। तो ये हो जाएगा जूल सेकंड, और क्योंकि सेकंड ऊपर है ना, तो ए हमारे पास राइट आंसर है, जूल सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछते हैं कि टॉर्क हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। हमें पता है कि टॉर्क बेसिकली क्या था, आर एफ साइन थीटा, राइट। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जवाब है जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, साइन 90, ऐसा ही। तो साइन 90 बेसिकली हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा आर एफ इंटू 1 और ये आ जाएगा आर एफ। तो 90 डिग्री पर हमारे पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है, ये मैंने आपको एंगल में बताया भी था, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ए जो है राइट आंसर है। और अगर लिखा हुआ आता है कि टॉर्क जो है वो मिनिमम वैल्यू है, टॉर्क हैज़ मिनिमम वैल्यू इफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज, जवाब था 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो है 90 डिग्री। फिर कहते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच प्लेस द सेम पार्ट इन एंगुलर मोशन एज फोर्स डज इन लीनियर मोशन, ठीक है। इसमें से वो क्वांटिटी बताएं, ठीक है ना, जो कि जिसका बिल्कुल काम सेम है, किसके तरह, फोर्स की तरह, लीनियर मोशन में। तो फोर्स क्या करता है, अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में है तो फोर्स क्या करेगा, मतलब उसको मोशन में लेकर आएगा, है ना, मोशन प्रोड्यूस कराएगा। तो यही मोशन जो है प्रोड्यूस होगी एंगुलर यानी कि सर्कल में, लेकिन ये कौन प्रोड्यूस कराएगा, तो आपको पता है कि टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस करता है ना, रोटेट करवाता है बॉडी को। जब बॉडी को रोटेट करवाएगा तो अल्टीमेटली बॉडी घूमेगी सर्कल में,
इसका मतलब यहाँ पर जो काम है फोर्स वाला वो कौन कर रहा है, टॉर्क। तो ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो जब भी बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो टॉर्क उसे रोटेट करवाता है, उस बॉडी को टॉर्क रोटेट करवाता है, सही है। ये टॉर्क बेसिकली है ही रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, द एंगुलर मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। एंगुलर मोमेंटम जनाब क्रॉस प्रोडक्ट किसका, हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर रेडियस वेक्टर का मल्टीप्लाई बाई लीनियर मोमेंटम का, आर एंड पी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा पी एंड आर, राइट। तो बी हमारे पास यहाँ पर है राइट आंसर। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है। हमने बेसिकली वो क्वांटिटी बताना है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को, राइट। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। जवाब है जब बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है, सही। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है, सर्कल में, यानी कि उस बॉडी के पास है एंगुलर मोशन, सही है। एंगुलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है। तो ये जो बॉडी है बेसिकली रोटेट कर रही है। अभी सवाल भी था पीछे, तो रोटेशन क्यों हो रही है, ड्यू टू टॉर्क, क्योंकि टॉर्क बॉडी को रोटेट करवाता है। तो जाहिर सी बात है जब टॉर्क बॉडी को रोटेट करवाएगा तो हमारे पास बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होगी, और उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो समझ ये आया कि टॉर्क वो क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में रोटेशन को प्रोड्यूस करता है, और उसी रोटेशन की वजह से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में देखने को मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं इट इज़ ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील, सही है, विद बोथ हैंड्स देन विद अ सिंगल हैंड, बिकॉज कह रहे हैं कि ये आमतौर पर आसान होता है कि हम दोनों हाथ से स्टीयरिंग को घुमाएं, ठीक है, गाड़ी को टर्न करने के लिए, बनिस्बत कि हम उसी स्टीयरिंग को सिंगल हैंड से रोटेट करवाने की कोशिश करें। तो ऐसा क्यों, या फिर क्योंकि ऐसा क्यों है, तो हमें ये बताना है। तो देखें हमारे पास जो गाड़ी की स्टीयरिंग होती है, गाड़ी की स्टीयरिंग जो है हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से, राइट, हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है, अगर हमें टर्न करना है, हमें टर्न करना है इस जानिब, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से हम एक फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही होता है। तो अब अगर ये काम दोनों हाथ से होगा तो एक हाथ से हम फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लगा रहे होंगे और एक हाथ से फोर्स जो है वो अपवर्ड लगा रहे होंगे, राइट। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, तो ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस हो गई, सही है। ये दोनों फोर्सेस जो है, लेट्स से दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2। ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस हमारे पास बेसिकली इक्वल हैं और इनके डायरेक्शन अपोजिट है, और दो अलग अलग पॉइंट पर एक्ट हो रही हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें बॉडी में कपल देखने को मिलता है, राइट, कपल एक्ट्स ऑन द व्हील। तो अगर आप सिंगल हैंड से अगर आप स्ट्रेन टर्न करेंगे तो आपको मुश्किलात होगी, राइट। इसीलिए जब दो फोर्सेस होंगी उनके अमाउंट सेम होंगे और वो बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर होंगे, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, राइट। तो ये कपल बनाते हैं। तो कपल में क्या होता है, बेसिकली ईजी होता है कि हम बॉडी को, स्टीयरिंग व्हील को हम घुमा सकें, राइट। दैट इज़ वाई कपल इज़ द राइट आंसर। ए नहीं हो सकता, ए में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन फोर्स इंक्रीज ऑन द व्हील, ये गलत बात है, ठीक है। टू फोर्सेस एक्ट ऑन द व्हील, ठीक है, ये भी गलत है। टू हैंड्स प्रोवाइड फ्रेम ग्रिप, सही है। ये मतलब एक ऐसी बात उन्होंने कर दी है अंग्रेजी में कि आपको लगेगा ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं होता। फिजिक्स क्या है इसके पीछे, कपल एक्ट्स ऑन द व्हील, ठीक है, कपल एक्ट करती है व्हील पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहते हैं कि अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ, एक बॉडी जो है हमारे पास वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, सही है।
सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा है, कैसा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, राइट। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ जाता लेट से, तो हम वहाँ पर फिर किसकी बात कर रहे होते, फोर्स की। लेकिन यहाँ पे रोटेशनल है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसी वक्त कायम होता है जब बॉडी सर्किल में घूम रही हो, सही है, और उसके ऊपर लगने वाली तमाम टॉर्क उनका सम जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो। तो डी राइट आंसर है। जब भी बात होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तो हम बात करेंगे टॉर्क की, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ बॉडी सेटिस्फाइंग द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं कि इसको है रोटेशनल इक्विलिब्रियम को, राइट। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें या हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, दोनों बात एक ही है, राइट। रोटेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम या फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दोनों की मीनिंग एक ही है, राइट। तो अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है यानी कि सेकंड कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है, अब ऑप्शन देख लें हम यहाँ से। अब बॉडी सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन, तो बॉडी किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो बी हमारे पास यहाँ से राइट आंसर बना। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तो इररेलेवेंट है, बिल्कुल न्यूट्रल हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन की बात हो रही है। अगर फर्स्ट कंडीशन होती तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन है तो लिहाजा यहाँ पर किसी भी एंगल से ऑप्शन ए राइट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बी को मार्क किया है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेकंड कंडीशन की बात हो रही है, राइट। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर लिखते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सही है। अगर हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं तो वो किसके बराबर आता है, तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमें कौन सी क्वांटिटी देता है, जवाब है टॉर्क, सही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो बी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि टॉर्क इज ज़ीरो इफ एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज, ठीक है। तो किस कंडीशन पे टॉर्क हमारे पास ज़ीरो होगी, हमने यहाँ पर ये बताना है, सही है। तो टॉर्क ज़ीरो यहाँ पर हमारे पास कब होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे टॉर्क को ज़ीरो करना है तो एंगल की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो याद रखें ज़ीरो का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम। तो जवाब है 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर एफ साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा आर एफ साइन 0 डिग्री हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। ये सब कुछ इससे मल्टीप्लाई होगा, जवाब आ जाएगा साइन 0 डिग्री हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं, ज़ीरो इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है। तो जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है या फिर मिनिमम होता है, राइट। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कहते हैं कि व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज ज़ीरो। एक सिस्टम पर एक्ट होने वाली टॉर्क हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी यानी कि चेंज नहीं होगी, राइट। हमने ये बताना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास टॉर्क ज़ीरो है तो अभी देखा है हमने ऊपर, तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अब अगर टॉर्क ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ज़ीरो, इस टाइम को मैंने यहाँ भेज दिया तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स डेल्टा एल। सो डेल्टा एल यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एल हमारे पास यहाँ से ज़ीरो के बराबर आएगा। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें ये क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि
एंगुलर मोमेंटम में चेंज ज़ीरो है, यानी कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो अगर टॉर्क ज़ीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है, राइट। तो आप डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं और आप इस फॉर्मूले की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, उसको हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है व्हेन, जब जब वो मूव करे, मूव विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। जवाब हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। बी हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन पहले हम और ऑप्शंस पढ़ेंगे। मूव्स वेरी फास्ट इन स्पेस, गलत हो गया। मूव्स वेरी स्लो इन स्पेस, तो सी और डी तो वैसे ही इररेलेवेंट ऑप्शन है, मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारे पास बचा, जो कि राइट है। तो एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, वो जब भी इक्विलिब्रियम में होती है जब वो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लेक्चर में ये हमने डिस्कस भी किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, अ पैराट्रॉपर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज। एक पैराट्रॉपर है और वो अर्थ के जानिब जो है वो आ रहा है, फॉल कर रहा है, और वो इक्विलिब्रियम में है। बिकॉज, क्यों, अभी हमने बताना है। सपोज डैट कि एक पैराट्रॉपर है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सही। पैराट्रॉपर कहते हैं बेसिकली जो लोग पैराशूट की मदद से सर्टेन हाइट से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं पैराट्रॉपर, राइट। अब जब पैराट्रॉपर मूव करेगा, सही है ना, फॉल करेगा एक सर्टेन हाइट से, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो हमारे पास उस पैराट्रॉपर की जो मोशन है वो इस जानिब होगी, मोशन ऑफ पैराट्रॉपर, मोशन ऑफ पैराट्रॉपर। ठीक है, पैराट्रॉपर वो बेसिकली टुवर्ड्स द अर्थ होगी। और इस पैराट्रॉपर के ऊपर बेसिकली लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो कहाँ होगी, ऊपर की जानिब। तो इस पे लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास है ऊपर की जानिब, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं बेसिकली बराबर हो जाती हैं। बॉडी का जो वेट है पूरा और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर हो जाती है। जब ऐसा होता है कि फ्रिक्शन फोर्स और बॉडी पर लगने वाली जो वेट है, ड्रैग फोर्स आप कह लें इसको भले से, तो वेट इज इक्वल्स ड्रैग फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है और बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो इसलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, ही एक्सपीरियंसेस नो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बात तो गलत हो गई। ये कहते हैं कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ये, जबकि ऐसा होता नहीं है। द एयर इज नॉट ब्लोइंग, गलत। सी में लिखा हुआ है ही इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तो हमें भी पता है कि वो नीचे आ रहा है, तो सी यहाँ पर गलत है। बात हो रही है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम अचीव कब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय एयर फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के मीनिंग है वेट, और वो बैलेंस किससे हुई हुई है, हमारे पास एयर फ्रिक्शन या फिर ड्रैग फोर्स है। तो इस कंडीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होती है, और अगर ए जीरो है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में, राइट। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि हमारे पास एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फैन है, बेसिकली वो रिवॉल्व कर रही है, वो घूम रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है, अब जाहिर सी बात है बॉडी घूम रही है सर्कल में, तो इसके पास होगी एंगुलर वेलोसिटी, जो कि 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। कहते हैं इस स्विच ऑफ, इसको हमने क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि वो रुक जाएगा। तो इसका मतलब है ओमेगा आई, लीनियर एंगुलर सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास है 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास है 0 के बराबर। ठीक है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड।
बताइए द यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इज, हमें बताना है अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि सर्किल की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल्स वी आई प्लस ए टी होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखेंगे इन अ सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल्स ओमेगा आई प्लस ए को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से और ये आ जाएगा टी। तो नाउ चेक, अब चेक करें, बिल्कुल सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है, बस हमने रिप्लेस कर दिया है लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी से, ठीक है। ओमेगा एफ हमारे पास है 0, ओमेगा आई हमारे पास है 5, अल्फा हमने करना है फाइंड आउट और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स 10 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5/10, जो कि बराबर होगा -1/2 के, जो कि बराबर होगा -0.5, ठीक है, -0.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। अब सवाल में कहा गया डिसेलरेशन फाइंड करो। जब डिसेलरेशन फाइंड करनी होती है तो अल्टीमेटली माइनस साइन हम नहीं लिखते, क्योंकि माइनस का मतलब ही क्या होता है, माइनस का मतलब ही होता है डिसेलरेशन, राइट। तो 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमने फाइंड आउट किया है डिसेलरेशन, ठीक है। तो दिस इज द डिसेलरेशन ऑफ द फैन। तो 0.5 चेक कर लेते हैं, सी हमारे पास राइट है, 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है 15, इसमें कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज स्विच ऑफ, यानी कि ओमेगा आई हमारे पास 3 गिवन है, हमने स्विच ऑफ किया है तो ओमेगा एफ की वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारे पास 0। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड के बाद वो रुकी है, अज्यूमिंग डिसेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट रन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इसने किया है हमने ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सेम सिचुएशन के साथ, सबसे पहले आप मालूम करेंगे अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ओमेगा आई की वैल्यू कितनी है, 3 रेवोल्यूशन है पर सेकेंड है, राइट। ओमेगा एफ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 0, ओमेगा एफ की वैल्यू हमारे पास है 0, टाइम हमारे पास है 18 सेकेंड। हमने n मालूम करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सही है। अब सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा अल्फा, तो ओमेगा एफ बराबर होता है ओमेगा आई प्लस अल्फा डी के। ओमेगा एफ की वैल्यू हमारे पास है 0, ओमेगा आई हमारे पास है 3, अल्फा हमने करना है फाइंड आउट और टाइम कितना है हमारे पास 18। दिस विल बिकम -3/18 इज इक्वल्स अल्फा, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा -1/6। अब क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या बनेगी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली अल्फा है, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी रेवोल्यूशंस, ठीक है ना, कितना रेवोल्यूशन करेगी। सो बेसिकली यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो यहाँ पे हमें बेसिकली रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंगुलर रेवोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए थीटा, सही है। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अब, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही वाला है कि एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
क्योंकि अब इस फॉर्मूले को लिखना है हमें एंगुलर मोशन के लिए, तो एस की जगह पर हम लिखेंगे थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा आई टी प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। पुट करें ज़रा इसमें, ओमेगा आई की वैल्यू हमारे पास है 3 और टाइम है 18, ठीक है, प्लस हाफ एल्फा हमारे पास है -1/6, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर। ज़रा सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आंसर आता है। सो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 3 × 18 है, तो 3 × 18 को आप ऐसे ही छोड़ दें, प्लस माइनस माइनस 1/12, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर 324। सही। अब कुछ तरकीब ऐसी करनी है कि चीज़ें कैंसिल हो जाएं। 318 से क्या होगा, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करिएगा। सो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपके पास लाइक दिस कि 18 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पर कैरी करेगा, 3 1 3, और ये हो जाएगा 5 54। सही, तो इसके जवाब 54 है। इसको हाफ करना है, सॉरी हाफ कह रहा हूँ, डिवाइड करना है 12 से, तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपके पास 27, कैंसिल करेंगे 27 आ जाएगा। 12 को टेबल से कर लें इसको भले से आप, 12 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 12, सही है, फिर इसको आप यहाँ पर कैरी कराएंगे, कितना बचेगा, तो 12 है, 12 से 8, और यहाँ पर हमारे पास 12 24 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 to 24 आ जाएगा, तो 7 टाइम्स में कितना आएगा 24। बहरहाल तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करना है। सो इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 27 रेवोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ रही है 27 रेवोल्यूशन, इसको सब्ट्रैक्ट करवा लिया इससे, तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे पूछते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो बॉडी मूव कर रही है सर्किल में, मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम दिस पॉइंट, ठीक है, उस बॉडी की जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, हमने ये बताना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स mv/r साइन थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, यानी कि हमें पता होता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू पर हम पुट करते हैं 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, क्योंकि r एंड हमारे पास जो p है उसके दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 90 होता है, राइट। तो आप साइन को साथ लेकर भी चल सकते हैं, और फिर आप साइन 90 पुट करेंगे, यानी कि थीटा आप 90 पुट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली साइन थीटा को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब आखिर में 1 आना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉप कर दिया। अच्छा, v हम किसके बराबर होता है, v हमारे पास बराबर होता है आर ओमेगा के, v इज इक्वल्स आर ओमेगा, ये आपने पढ़ा है रिलेशन कि हमारे पास v बराबर है आर ओमेगा के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा सिंपल आर्म एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये हमारे पास है उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम, सी हमारे पास करेक्ट आंसर है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, ठीक है। बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर होता है, तो जवाब है ये हमारे पास टॉर्क के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, तो बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट क्या देता है हमें, यानी कि हमारे पास जो है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, सही है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो सिंपल ये लिखा हुआ है बेसिकली एफ क्रॉस डी या फिर आर, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हमें ये क्या मिलेगा इससे, हमें इससे मिलेगा टॉर्क, राइट, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म,
तो बेसिकली ये हमारे पास टॉर्क के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं द टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल आर, सही है, दो फोर्सेस जो कि कपल बनाती हैं। तो कपल की डेफिनेशन क्या होती है? कपल की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है कि एक बॉडी पर लगने वाली दो फोर्सेस, ठीक है, जो कि बॉडी के डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर होती हैं। नंबर वन, अगर हमारे पास ये फोर्स F1 है और अगर हमारे पास फोर्स F2 है तो ये दोनों F1 F2 बॉडी के दो अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं, F1 F2, ये हो गई हमारे पास सेकेंड थिंग। एंड ये जो फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सही है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है एंड सी भी सही है। तो इसका मतलब सारे सही हैं। तो डी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम में नॉट हैव एनी, सही है। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास क्या नहीं हो सकता है ना। तो हमने ये बताना है। देखें, सबसे पहली बात ये, हम कहते हैं अगर एक बॉडी है ये रेस्ट में है या फिर ये मूव कर रही है, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है तो ये फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करेगी, सही है। और अगर ये मूव कर रही है तो लाजमी है कि इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस हो, ठीक है। यहाँ से लगने वाली फोर्स F1 लेट से, यहाँ से लगने वाली फोर्स F2, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस जो है बैलेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब फोर्स तो होती है फिर भी बॉडी रेस्ट में होती है। हाँ, ये अलग बात है कि उन तमाम फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो आता है, राइट। लेकिन फोर्सेस तो होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें फोर्स होती है, ठीक है। फोर्स यहाँ पर होती है, सही है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास नहीं होगा। अच्छा, बी में देखते हैं। तो बी में हमारे पास क्या है कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगी। देखें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी जो है जब मूव करेगी तो वो मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या फिर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका मतलब बी तो जो है ना वो आ, गलत हो जाए। मतलब बी जो है वो बेसिकली हमारे पास सही है, सी हमारे पास गलत है। वेलोसिटी तो होती है ना, टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस बॉडी पर टॉर्क भी एक्ट कर रही होती है। और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगर एक बॉडी सर्कल में फॉर एग्जांपल घूम रही है तो ये बेसिकली रोटेशनल मोशन कर रही है, सही है। तो इस बॉडी पर लगने वाली तमाम टॉर्क जो है ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल करती है, राइट। सो लिहाजा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी टॉर्क अपने पास रखती है, लेकिन वो जो टॉर्क है उसका जो सम है बेसिकली वो ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन टॉर्क एक्ट हो रही होती है। तो उसका समीशन हम जब लेते हैं, सम करते हैं तमाम टॉर्क्स को, तो वो ज़ीरो के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डी ऑप्शन भी गलत है। तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, सही है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है, राइट। ये आपने याद रखना है। वजह क्या है? वजह ये है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होती है या फिर यूनिफॉर्म होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास लिखते हैं कि अ 400 न्यूटन फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन द मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड इज, ठीक है। कहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 400 न्यूटन। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, सही है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि एंगल जो बनेगा, लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट, तो वो जो एंगल हमारे पास बनेगा यहाँ से वो 90 डिग्री होगा, सही है। कहते हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन द मोमेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड इज, मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद यहाँ पर क्या है?
सो मोमेंट ऑफ फोर्स से मुराद यहाँ पर हमारे पास है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, तो ये क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली हमारे पास दिया हुआ है मोमेंट आर्म, जिसको हम लोग लिखते हैं आर से। इस वाले एग्जाम्पल को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सीसॉ है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से फुलक्रम से यहाँ से फिक्स किया हुआ है। अब ये जो फासला है ये बेसिकली हमारे पास है आर, जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, तो अभी भी आप देख लें ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स यहाँ से 90 डिग्री पर है, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो एफ एंड आर जो है बेसिकली वो कितने एंगल पर है, 90 पर है। अब ये आर की डायरेक्शन है और ये एफ की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एफ की डायरेक्शन इस जानिब है और आर की डायरेक्शन इस जानिब है, राइट। तो ये हमारे पास है आर। तो आप देख सकते हैं एफ एंड आर के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना है कि ये बॉडी जब रोटेट करेगी, यानी कि टॉर्क जब प्रोड्यूस होगी तो बॉडी रोटेट करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ पर बेसिकली ये बताना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाटा अरेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गिवन है फोर्स, जिसकी वैल्यू है 400 न्यूटन। तो F इज इक्वल्स 400 न्यूटन, ठीक है। आर हमारे पास दिया हुआ है मोमेंट आर्म 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो सिंपल है, 200 डिवाइड बाई 100, सेंटीमीटर से मीटर में आना हो, सही है ना। फॉर एग्जांपल हमें सेंटीमीटर से मीटर में आना है, ये कन्वर्जन है, तो डिवाइड बाई 100 होता है, सही है। तो ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, 2 बचेगा, जवाब आ जाएगा 2 मीटर। थीटा यहाँ पर हमारे पास है 90 डिग्री, बिकॉज फोर्स एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, राइट। टॉर्क हमें मालूम करना है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले हमें पता है कि टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, क्रॉस को रिप्लेस करते हैं साइन थीटा से। ये बहुत शुरू में बताया था मैंने आपको कि क्रॉस इज रिप्लेस बाय साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस को रिप्लेस किया जाता है साइन थीटा से, और अगर डॉट की बात की जाएगी तो डॉट इज रिप्लेस्ड बाय कॉस थीटा, सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डॉट इज, ये डॉट है और ये क्रॉस है, रिप्लेस्ड बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स, आर हमारे पास है 2, एफ की वैल्यू हमारे पास है 400 साइन 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 400 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जवाब 800। यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन डैश मीटर, ठीक है। ये हमारे पास है टॉर्क। अब आंसर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन राइट है, 800 न्यूटन डैश मीटर। तो बी हमारे पास राइट आंसर है। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करने हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।